नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। पिछले काफी वक्त से खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र में कोई सियासी खेल हो सकता है जिसको सीधे सीधे तौर पर शरद पवार वाली एनसीपी से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, खबरें यहां तक आ गई कि शरद पवार अपनी बेटी को केंद्रीय मंत्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो एनडीए के साथ आने पर विचार विमर्श कर रही हैं। दूसरी तरफ संजय राउत का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और फिर देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी शरद पवार को चाणक्य बता डाला। लेकिन इन सब के बीच पंकज जी, अमित शाह ने धोखेबाज या पीठ में छुरा घोंपने वाला इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया शरद पवार के लिए, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया उद्धव ठाकरे के लिए। तो क्या समझा जाए? दरवाजे बंद। मैं वही सोच रहा था कि कोक और शाह अपना फॉर्मूला किसी को नहीं बताते कि वो क्या करने वाले। अब देखिए ना, पूरी मीडिया में इस बात का शोर कि शरद पवार आ रहे हैं एनडीए की तरफ, और बस यहां तक कह दिया गया कि सुप्रिया सुले तो केंद्रीय मंत्री बनने वाली है। प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि स्वागत है, वो मेरे भगवान हैं। देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं चाणक्य। लेकिन अमित शाह आते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में बोल देते हैं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ ना, वो शरद पवार के पीठ में छुरा मारने वाली राजनीति का अंत हुआ। मतलब कि इनडायरेक्टली गद्दार मतलब कि धोखेबाज बता दिए। और इतना ही नहीं, एक खबर और थी महाराष्ट्र से कि उद्धव ठाकरे भी आने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। सामना में ये लेख लिखा जा रहा है देवा भाव के नाम से, और संजय राउत रोज आके कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है राजनीति में, और हम तो मूल हिंदुत्ववादी हैं जी। तब तक आए अमित शाह, कह दिया कि वो तो धोखेबाज था, वो तो गद्दार था, वो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उधर गया था। अब ये समझ में नहीं आई कि ये 180 डिग्री ये टर्न कैसे हुआ। अगर लाना है इन्हें, तब तो इनकी तारीफ होती है ना राजनीति में, कि नहीं शरद पवार कभी कभी गलत काम करते थे पर हैं तो चाणक्य ही हैं। लेकिन यहां तो सीधे धोखेबाज और गद्दार बताया जा रहा है। इसका मतलब ये कि अमित शाह के मन में कुछ और चल रहा है। ये दोनों बेचैन भले हों आने के लिए। हो सकता है कि शरद पवार की ये मजबूरी हो कि मैं तो राजनीति से रिटायर होने वाला हूं, मेरी बेटी का क्या होगा। तो वो अजीत पवार के साथ जाके कहीं सेट हो जाएगी और एनडीए में रहेगी, तो कुछ ना कुछ बनते रहेगी। तो ये शरद पवार की मजबूरी हो सकती है। बीजेपी ये बताना चाहते हैं कि हमारी मजबूरी नहीं है भैया, हम पूर्ण बहुमत में हैं। आना है तो थोड़ा सा लेवल में आओ। पहले 2-3 दिन से खबरें आ रही थी ना कि बातचीत होने वाली है, सीधे मोदी से मिलने वाले हैं, और सुप्रिया सुले को लेकर डील होने वाली है। क्या अमित शाह ने यह बताया कि मोदी जी तक पहुंचने की अभी हैसियत नहीं है, देवा भाव से बातचीत करके आ जाना, लेवल भी बताना है कि तुम्हारी क्या हैसियत है। और उद्धव ठाकरे को वो कह रहे थे कि बीएमसी अकेले लड़ेंगे, जब उन्होंने इसलिए कहते कि राजनीति में है ना, पत्ते अपने पास रखने चाहिए और समय से पहले उन्हें फेंकने नहीं चाहिए, नहीं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आपके पास इक्का है या किंग है। अब उद्धव ठाकरे ने फिर एक गलती की। अभी बीएमसी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, पहले ही घोषणा कर रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। तो अमित शाह को तो पता चल ही गया कि अब तो ये अकेले लड़ेगा, इसका मतलब उधर तो अब जाने वाला है नहीं। अब इसको आराम से ठंडा करके खाना है, धीरे धीरे, बहुत हड़बड़ी नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि तुम तो गए थे मुख्यमंत्री बनने, अब बताओ हम कैसे लें। अब सामने वाले की मजबूरी है कि बातचीत के टेबल पे जब आएगा ना, तो अमित शाह अपने टर्म्स कंडीशन से बात करे कि मजबूरी इस बार तुम्हारी है। पिछली बार जब तुम गए थे तो हो सकता है गरज हमारा होगा, और इस बार तुम आ रहे हो तो थोड़ा मुलायम होके आओ। और ये केंद्र में मंत्री और कौन कौन बोल रहा था जी कि उप मुख्यमंत्री से कैंसिल करो, इन लोग को आना है यहां पे। ये इस मकसद से इन्होंने ये कहा है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बहुत सारे सहयोगी हैं। अरे महाराष्ट्र में कांग्रेस छोड़कर हर कोई तो इन्हीं के साथ आना चाहता है। हाँ, कम से कम मौजूदा स्थिति तो ऐसी है कि उद्धव ठाकरे भी शायद मन ही मन सोच रहे होंगे कि अरे यार देखो चले ही जाते हैं, कुछ फायदा हो जाए तो। नहीं, लेकिन अमित शाह का बयान हमने नीतीश को लेकर भी सुना था कि दरवाजे बंद। तो इसलिए तो नेगोशिएट करना होता है ना। पहले ही कह देते कि दरवाजे खुले हुए, खिड़कियां खुली हुई, रोशनदान खुले हुए, तो नीतीश भी चौड़े होकर आते, केंद्र में कुछ और भी दे दो। तो इसलिए पहले ही बताना पड़ता है कि नहीं जी आपके लिए तो बंद है हमारे दरवाजे। इट्स ऑल अबाउट डील, कि आप किस टर्म्स कंडीशंस पे डील कर रहे हो, और अमित शाह इस बात के मास्टर। अब मैं एक बात और बताता हूं जो महत्वपूर्ण बात है। शरद पवार अपनी बेटी के लिए परेशान है, उद्धव ठाकरे अपने बेटे के लिए परेशान है कि मेरे बेटे का क्या होगा।
तो ये बेटा बेटी के लिए परेशान है, लेकिन बीजेपी के पास तो ऐसी मजबूरी है नहीं। उसका तो सिर्फ एक टारगेट है कि लोकसभा राज्यसभा में सिर्फ संख्या बढ़ा लेना है ताकि वहां अपना दबदबा कायम। मतलब बहुत ज्यादा स्टेक उनका नहीं लगा हुआ है। इन दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति है। तो जो करो या मरो की स्थिति में आप आइएगा ना, तब और अमित शाह के सामने बातचीत करने आइएगा, तब फिर तो वो अपने तरीके से बातचीत करेगा भाई। लेकिन दुविधा तो उद्धव ठाकरे के सामने भी होगी ना इस वक्त की। शरद पवार भी जिस तरीके के नर्म रुख अख्तियार कर रहे हैं, कभी आरएसएस की तारीफ कर देते हैं, कभी ये सुप्रिया सुले वाली बात आ जाती है, तो वो बेचारे इस दुविधा में फंसे हुए होंगे कि मैं राउत का क्या करूंगा, संजय राउत का मैं क्या करूंगा। संजय राउत इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखिए, संजय राउत टमाटर टाइप आदमी है, जिस सब्जी में डालो वो घुल मिल जाता है। वो जब इधर आए है ना, जब एनडीए की तरफ आएगा तो देखिएगा वो हिंदू हृदय सम्राट बनकर रोज कुछ ना कुछ बोलेगा। संजय राउत की सिर्फ एक कमजोरी है, वो कमजोरी यह है कि सुबह नाश्ते से पहले उन्हें एएनआई को एक बाइट देना होता है। इसके बिना उनका पचता नहीं खाना। वो रोज सुबह ब्रश करने के बाद मीडिया को बुला के एक न एक बयान देते हैं, और ये उनकी जो बीमारी है ना, इसी वजह से सारी समस्या होती है, और बहुत ज्यादा बोल देते हैं। अब एक दिन बोल दिया कि नीतीश कुमार जाने वाले, कभी बोल देते हैं कि शरद पवार आने वाले हैं, कभी कांग्रेस के बारे में कुछ बता देते हैं। अरे कल परसों कांग्रेस को गाली दिया है कि कांग्रेस ने ज्यादा नेगोशिएट कर लिया, नहीं तो कुछ सीट पे हम लड़ते तो ज्यादा बढ़िया रहता। मतलब ये ऐसा आदमी है कि रोज तो बोलना है सुबह सुबह किसी न किसी मीडिया के सामने, तो ये रोज कहां से इतना सारा टॉपिक लाए। तो कभी इनके पास, संजय राउत के पास न्यूज का खजाना है। तमिलनाडु में स्टालिन को जो बात पता नहीं रहती वो संजय राउत को रहती है, और बिहार में नीतीश को नहीं पता रहती वो संजय राउत को रहती है। और इनके बारे में जो खबर आती है उसकी पुष्टि करते नहीं कि मातोश्री के अंदर क्या हुआ। तो अपने अलावा बाकी सबकी खबर है इनके पास, और इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे ठीक है नेगोशिएट कर रहे थे, पर बहुत ज्यादा बोलते नहीं, तो उनके बदले भी यही बोल दे रहा था जो नहीं भी बोलना है। और इसलिए शायद वो मातोश्री के अंदर बाकी शिव सैनिकों ने इनको थोड़ा सा मुलायम किया कि तो बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है, तो संजय राउत इज नॉट एन इशू। शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों के ऑप्शन खुले हुए हैं बीजेपी के लिए। अब बीजेपी देखेगी कि अब मुझे दोनों में से किसे पसंद करना है। मांग सजाकर तो दोनों बैठे, पत्नी किसे बनाएगी अमित शाह तय करेंगे। ठीक है। तो दर्शकों के लिए छोड़ जाते हैं ये वीडियो और मांग लेते हैं उन्हीं से उनकी राय कि क्या लगता है किसको दुल्हन बनाएगी बीजेपी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।